दिनेश जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। अनिल जी आपके पास आता हूँ मैं। जो बात अनिल जी ने कही बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। येडियुरप्पा एक लीडर थे जो काफ़ी सीटें लेके आते थे अपने दम पर। क्योंकि वोकालिंग सामने थे, लिंगायत ये खुद थे। पर काफ़ी हद तक और कर्नाटक से बगावत की बड़ी खबर आ रही है आजकल कि बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग कांग्रेस में शिफ्ट होने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में आपको बताऊं। एमपी में बड़ी बगावत वेट कर रही है सर। अभी लिस्ट तो आ गई है थोड़ी-सी, लेकिन महाराज की भाजपा, नाराज भाजपा, साथ में शिवराज की भाजपा और उसके बाद 10 भाजपा है सर वहां पे। राजस्थान में 10 भाजपा है सर, 10 सीएम कैंडिडेट है वहां पे सर। लेकिन वो जो सीएम कैंडिडेट है ना वहां के, जिसमें आजकल ओम बिरला का नाम भी आ गया सर और अश्विनी वैष्णव का नाम भी आ गया सर, ये अपनी सीट नहीं जीत सकते। मैं आपको बताऊं, एकमात्र व्यक्ति जो 30 से 50 सीटें जीत के लाता है चंक बड़ा अपने बेस पे, वो वसुंधरा है सर। महारानी साहिबा सिर्फ वो आती है। अगर वो बाहर होती है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी फिर 70 पे आएगी। मैं आपको सच कह रहा हूं आपसे। अगर वो साथ में रहती है तो भारतीय जनता पार्टी 110 115 पे आ सकती है। तो इन्होंने फिर वही एक पैर पे कुल्हाड़ी तो मारी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत पनप रही है। जिसे कहते हैं कि एक सिमरिंग वॉल्केनो होता है। हालांकि आपको एक खास बात बताऊं आज मैं, जो कुछ सूत्र कह रहे हैं, हैरान मत होइएगा कि कुछ समय के बाद, इस साल अगले साल नहीं, कुछ समय के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के भी टुकड़े हो जाएं तो आप हैरान मत होइएगा साहब। आपको बीजेपी ए और बीजेपी बी भी मिल सकती है और बीजेपी सी भी मिल सकती है। मैं आपको बताऊं जो कि कांग्रेस का हाल हुआ था। क्योंकि जिस दिन ऊपर से महर्षि हट गए ना, जो एक बैठे हैं ब्रह्म कमल के ऊपर आज की डेट में, जिस दिन वो हटे, इस पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं है सर। इसका नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। तो बगावत पनप रही है, ये इनको पता है और रूथलेस है इस टाइम, सबको हटा देंगे। वो कहते हैं ना कि पुराना ऐड आता था, सारे घर के बदल डालूंगा। ये वही हो रहा है। येडियुरप्पा हो या ईश्वरप्पा हो या वसुंधरा हो, उसमें गडकरी भी जाएगा, राजनाथ भी जाएगा और ये चू भी नहीं कर पाएंगे। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है सर। अधीर रोल साहब। दिनेश जी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है और मेरे लिए कोई नई जानकारी नहीं है कि भाजपा में टूट होगी। मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म पे दसों दफा कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वो हश्र बहुत जल्दी हम सबको देखना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य कहकर मैं इसी शो में आके कई दफा ये बात कह चुका हूं। और जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं ना, येदियुरप्पा, अपनी वसुंधरा, शिवराज, राजनाथ, गडकरी, ये बहुत छोटे छोटे प्यादे हैं दिनेश जी, जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं। वो आज हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने ये इनका बहुत नाम इसलिए दिया था अधीर जी, क्योंकि येडियुरप्पा वो व्यक्ति थे जो बिना बिना मोदी के सत्ता में आए थे। मैं आपको बताऊं, सीटें जितवा के कर्नाटक में। नहीं, और माफी वसुंधरा वो चाहूंगा। थी जो बिना मोदी के 2014 से पहले सत्ता में आई थी, सीटें जीत के सर। तो वो बिना मोदी के मैजिक के भी जीत के आई हैं सर। वो ये मैंने ये कहने की कोशिश की। दिनेश जी, मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि ये बहुत छोटे प्यादे हैं अभी भी। जिस व्यक्ति ने लाल कृष्ण आडवाणी नहीं छोड़े, मुरली मनोहर जोशी, ठीक है ना, चलिए वो तो केंद्र की राजनीति में थे। एक नाम का जिक्र मैं आपसे करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर थे, शांता कुमार। धर्म प्रकाश गुप्ता जी जानते हैं कि शांता कुमार की भारतीय जनता पार्टी, और हम सभी जो राजनीति और भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, शांता कुमार की भारतीय जनता पार्टी में क्या हैसियत थी। 1980 से लेकर 1992 तक वो मुख्यमंत्री थे हिमाचल के। भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर लाल कृष्ण आडवाणी, शांता कुमार, सिकंदर बख्श जैसे लोग, ये सभी लोग ये फाउंडर थे। विजय राजे सिंधिया, ये सभी लोग। तो होता क्या है दिनेश जी, अब मैं जो सारा हमारा विषय है उस पे आऊंगा कि नरेंद्र मोदी को जब पहली बार भाजपा की राजनीति में एक जिम्मेदारी दी जाती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं। धर्म प्रकाश गुप्ता जी ने ये चीज अपने आंखों के सामने देखी है। हम उस टाइम यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे, दिसंबर 1997 की बात है, और नरेंद्र मोदी हिमाचल के प्रभारी थे। ज्वालामुखी में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होती है।
उसके अगले साल यहाँ हिमाचल में चुनाव थे और नरेंद्र मोदी हिमाचल के प्रभारी थे। संगठन को लेकर वो बैठक थी, लेकिन वहां पर होता क्या है कि उस समय तक दिसंबर 1997 तक जो हिमाचल भाजपा है वो शांता कुमार के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन अचानक उस ज्वाला जी की बैठक में, ज्वालामुखी जो मंदिर है, उस बैठक में ऐसी कोई घटना है नहीं है जिसका मैं जिक्र यहां नहीं करना चाहता। दोनों वहां दो गुट इतने खड़े कर दिए गए, प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार के बीच वहां ऐसी कोई घटना नहीं थी जो नहीं हुई थी, और उन बातों का मैं जिक्र यहां नहीं कर सकता। और उन सब के पीछे नरेंद्र मोदी थे। वो नहीं चाहते दिनेश जी, मोदी जी ऐसे किसी भी पुराने व्यक्ति को संगठन में या पार्टी में नहीं चाहते। और इसकी शुरुआत उनके प्रभारी रहते हुए हिमाचल से शांता कुमार को हटाकर हुई थी। हालांकि बाद में हम सभी ने देखा, जब गुजरात दंगे हुए तो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे शांता कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की मिनिस्ट्री में। लेकिन उस समय शांता कुमार ने दोबारा से एक बात कही और उन्हें वहां से मंत्रालय से हटना पड़ा था या उन्हें हटा दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी जो है, अपने सामने उन लोगों को उन्होंने नहीं छोड़ा जो भाजपा के फाउंडर थे। तो ये जो लोग अब नए आए, उसके बाद एक चीज और देखिए, अब अगर बात आप कर रहे हैं येदुरप्पा या शिवराज की या इन मुख्यमंत्रियों की, उनके बनाए गए, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं 1998 में जिनको वो लेकर आए, प्रेम कुमार धूमल साहब दिनेश जी, तो 2017 में क्या होता है कि प्रेम कुमार धूमल को साइड करने के लिए उनका चुनाव क्षेत्र चुनाव से कुछ दिन पहले बदल दिया जाता है और उन्हें सुजानपुर यहां पर भेज दिया जाता है। सुजानपुर से मुख्यमंत्री का चेहरा होते हुए, घोषित मुख्यमंत्री होते हुए प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार जाते हैं। और इस बार जब दोबारा चुनाव होते हैं, जो आपने जिक्र किया कि राजनाथ सिंह के लिए जो कहा जाएगा कि बेटे की राजनीति कर लीजिए, वसुंधरा के लिए जो कहा जाएगा कि अपने बेटे की राजनीति कर लीजिए, 2012 के चुनाव, 22 के चुनाव में माफ कीजिएगा, यहां भी यही कहा गया कि आप प्रेम कुमार धूमल से कि आप अनुराग ठाकुर की राजनीति कर लीजिए, अपनी राजनीति कर लीजिए। तो अचानक धूमल साहब दोपहर में कहते हैं, इन्हीं दिनों का बरसात का मौसम था, सितंबर अक्टूबर का महीना, कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, मैं अब नहीं लड़ना चाहता। तो ये सारी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के दो नेता और उसके सूत्रधार नरेंद्र मोदी, मैं 1998 से लेकर आज तक का जिक्र बाकी आप सभी लोग कर चुके हैं कि क्या अब राजनाथ सिंह के साथ हो रहा है, क्या गडकरी साहब के साथ हो रहा है और क्या सारी चीजें हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने सामने नहीं चाहते कि अपने पिछले जो एक लीडरशिप थी, सीनियर लीडरशिप, उसे तो वो एक जगह पे बिठा चुके हैं। अब जो साथ उनके मुख्यमंत्री थे समकालीन, उनको भी वो आहिस्ता आहिस्ता करके किनारे कर रहे हैं। और आपने जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ हो या हेमंत बिस्वा शर्मा हो या बाकी कोई भी हो, उन्हें भी जब उन्हें लगेगा कि ये ज्यादा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ रहे हैं, भाई उन्हें तो दिनेश जी आप ये मानिए कि उन्हें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रिजिजू साहब जैसे लोग पसंद नहीं है कि जो ज्यादा मीडिया में आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, मीडिया से भी हो रहे हैं। और आप देखिए अभी गडकरी साहब का एक जिक्र जो ठीक है, कैग की रिपोर्ट आई है, दिनेश जी मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, कैग ने क्यों, और भी क्या मंत्रालय नहीं है, हरदीप पुरी के पास इतना बड़ा मंत्रालय है, धर्मेंद्र प्रधान के पास इतना बड़ा मंत्रालय है, बाकी और मंत्री कितने मंत्री हैं जिनके पास इतने बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उन पे ही क्यों उंगली नहीं उठाई, अचानक गडकरी साहब पे क्यों उंगली उठाई गई। और जिस 28-29 किलोमीटर का जिक्र किया जा रहा है, जो कैग ने इशारा किया है, अब गडकरी साहब ने एक चिट्ठी पीएमओ को भेजी है। उस चिट्ठी में यह बताया गया है कि वो 8 लेन जो है अपना द्वारिका एक्सप्रेस हाईवे है, वो एलिवेटेड है और एलिवेटेड हाईवे है और उसमें काफी जगह टनल्स हैं, और उसको उन्होंने तफसील से बताया जो भी चीजें होंगी कि उसका जो खर्चा 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, वो अगर वो जमीन पे बनता तो ठीक था कि उसका 18 साढ़े 18 करोड़ आ रहा है। माफी चाहूंगा, यहाँ पर बिजली जाने की समस्या है, तो अपनी बात यहीं रोकना चाहूंगा जी। कोई बात नहीं, दूसरे चक्कर में उत्तर काफी छोटे रखेंगे, समय की बाध्यता है।